जापानी गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली ने विगत 30 वर्षों में अभूतपूर्व विकास किया है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका कारण नहीं है? देखिए, पहले हमें ये जानना होगा कि जो 30 वर्षों में जापानी व्यक्तियों ने जो गुणवत्ता प्रणाली में जो अभूतपूर्व विकास किया है ना, इतना अच्छा लक्ष्य उन्होंने गेन किया है, वो किन कारणों से हुआ है? तो किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले तो गुणवत्ता का जो नियंत्रण होता है वो मेन होता है। ठीक है, इसके बाद उसमें तुरंत लगातार सुधार करने की भी जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को बनाने में आपकी कोई कुछ प्रॉब्लम्स और उसमें पैदा हो रही है, तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी आपको आने वाले दिनों में लगातार करना होगा, यानी इम्प्लीमेंटेशन करना ही पड़ेगा। क्वालिटी कंट्रोल का चार्ट आप जैसे यूज कर सकते हैं कि हमें किन किन क्वालिटीज को मेंटेन करके चलना है। तो ये कुछ उसके मेन गुण होते हैं जिनके कारण जो ग्रोथ होती है वो लगातार होती जाती है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा इसका कारण नहीं है। तो गुणवत्ता नियंत्रण प्रयासों के उत्पादन आउटपुट पर केंद्रित करना, यानी गुणवत्ता नियंत्रण प्रयासों के उत्पादन आउटपुट पर केंद्रित, मतलब एक ही उस पर जो आउटपुट हुए ना, कि जो उसका आउटपुट है उस पर केंद्रित नहीं रहे, वो हर एक चीज को सिमिलरिटी के साथ कंट्रोल करते हुए चले गए, तब उन्होंने ये जो लक्ष्य है वो हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसजीए का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, एसजीए का पूर्ण रूप होता है स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी, इसे क्वालिटी सर्कल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन कर्मचारियों एवं उनके पर्यवेक्षकों की एक स्वयंसेवक टीम जो नियमित रूप से गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का समाधान करती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे एसजीए वो तो बोलते हैं, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी या क्वालिटी सर्किल, अभी मैंने बताया था। तो इनका काम क्या होता है? गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का समाधान करना, ये इसमें पूछा है। तो इसे एसजीए या क्वालिटी सर्किल कहते हैं। तो इसका सी आंसर सही होगा। डैश उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जो शिफॉन, मलमल, ऑर्गेन्जा, ऑर्गेंडी और रेशम जैसे कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक हाथ की कढ़ाई कर जोर देता है। तो देखिए, चिकनकारी, चिकनकारी लखनऊ में की जाने वाली उत्कृष्ट एक कासीरदाकारी वो है, प्रकार है, जो मुख्यतः मलमल और ऑर्गेन्जा, ऑर्गेंडी और रेशम जैसे कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक पारंपरिक कढ़ाई की जाती है। हाथों से देखिए कढ़ाई की जाती है, एकदम बारीक कढ़ाई होती है, तो इसे चिकनकारी बोलते हैं। ये लखनऊ में है, बहुत फेमस है ये। मेखला चादर, अब देखिए मेखला चादर आपने नाम सुना होगा, असम की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये क्या होती है? एक पारंपरिक पोशाक पोशाक पहनती हैं महिलाएं, और उस पोशाक को जैसे अभी अपने जैसे गाउन नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत सिमिलर गाउन के जैसे ही होती है ये। तो मेखला चादर को असम की महिलाएं खुद बुनकर पहनती हैं, मतलब अपने हाथ से सिएंगी और उसे पहन लेंगी। ये जो त्योहार होता है मेखला चादर, और गुवाहाटी से 35 किलोमीटर की दूर एक स्यूलकुची नामक एक छोटा सा शहर है, वहाँ इसका उत्पादन होता है, वहाँ इसका यूज भी होता है मेखला चादर परिधान का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है असम होगा। किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया था? देखिए, लॉर्ड एलन बरो 1842 से 44 में सिंध को चार्ल्स नेपियर ने के नेतृत्व में ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था। तो चार्ल्स नेपियर ने लॉर्ड एलन बरो के समय में मिलाया था। निम्नलिखित से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है। अनहैप्पी इंडिया, ये लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, ये जो पुस्तक है वो दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द इंडियन स्ट्रगल।
ये जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है। भूदान आंदोलन सॉरी भूदान योजना यानी कि भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो भूदान आंदोलन का प्रारंभ 1951 में आचार्य विनोबा भावे द्वारा किया गया। यह वर्तमान तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में अभी प्रेजेंट में यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, ये आंदोलन क्या था? यहाँ स्वेच्छा से लोग भूमि दान का कार्यक्रम करते थे। जिनके पास जमीनें नहीं है उन्हीं को, भूमिहीनों को भूमि का दान किया करते थे। ठीक है, तो इसे भूदान आंदोलन कहा जाता है। किसके द्वारा? विनोबा भावे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार आपने कई बार पढ़ा होगा, वी.एन. राव, वेनिगल नरसिंह राव। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म का पूरा नाम है वेनिगल नरसिंह राव, वी.एन. राव। तो थोड़ा सा इसमें फैक्ट बताता हूँ कि वेनिगल नरसिंह राव तो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, साथ ही साथ H.V.R. अयंगर संवैधानिक सभा के सचिव थे, और इनके साथ एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी कि चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, एक ही व्यक्ति का नाम है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख कैलीग्राफर थे, यानी कि जिन्होंने अपना ये जो संविधान है हमारा, इन्होंने खुद अपने हाथों से लिखा था जो मूल संविधान है, और वो भी इटैलिक नहीं होते हैं यूं तिरछे शब्द लिख के यूं करके, ऐसे ये इटैलिक वर्ड्स में इन्होंने, रायजादा जी ने ये लिखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? तो यातायात नियमों का पालन ऊपर ही है, इसमें ये कहाँ है हमारे उसमें संविधान में सूचीबद्ध? तो इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या को कितना निर्धारित करता है? तो आपको पता होगा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 है, ये जो निर्धारित की गई है 250, जिसमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पांडुचेरी के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं, और जिसमें से 22 सदस्य जो हैं वो 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति जी द्वारा नामित किए जाते हैं, जिनमें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि के क्षेत्र से जो उसमें पारंगत और जो विशेष ज्ञान रखते हैं और जिनका व्यवहारिक अनुभव उस क्षेत्र में होता है, ये 12 लोग वो व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय इनके परामर्श से की जाती है। तो जो राज्यों में जो जिला न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, भाग 6 अनुच्छेद 233 के तहत। भाग 6 अनुच्छेद 233 के तहत जो जिला न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, स्थायी सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम समिति शामिल नहीं होती है। ये जो क्वेश्चन है वो पंचायती राज से है। तो देखिए, पंचायती राज की त्रिस्तरीय ढांचे का जो प्रावधान है ना, उसमें ग्राम स्तर का ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये जो त्रिस्तरीय प्रणाली है, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर यहाँ होती है, खंड स्तर पर यानी कि ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद का गठन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ग्राम समिति, ये इसमें शामिल नहीं होती है। अर्थव्यवस्था में टेक
ऑफ स्टेज का क्या अर्थ है? देखिए, अर्थव्यवस्था में जो टेक ऑफ स्टेज होती है, इसका मतलब है विकास का चरण। यानी कि हम टेक ऑफ का मतलब है उठना, और स्टेजेस यानी कि हम कितने स्टेज पर हैं। तो यानी कि विकास के चरण से संबंधित है टेक ऑफ स्टेज। अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर रोस्टोव। इन्होंने आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई थी। कितनी? 5 अवस्थाएं अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज। देखिए, इसका दूसरा नाम आत्मस्फूर्ति अवस्था भी है। तो टेक ऑफ स्टेज से संबंध विकास के चरण से है। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? देखिए, 3 क्षेत्र होते हैं आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है हमारी कृषि। द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी के अंतर्गत आता है लोहा, इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल्स। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र से मतलब होता है कि यहाँ पे हम किसी चीज को उगाएंगे या उसको पैदा करेंगे, तो ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और उस चीज से बनने वाले प्रोडक्ट, यानी कि जो उस चीज से, जैसे गेहूं हमने उगाया उससे बनने वाला प्रोडक्ट, बिस्किट हुआ, ये सारे हुआ, ये सेकेंडरीज में आते हैं। और ये जो थर्ड में जो है, यहाँ पे सेवाएं होती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से किसान ने जो है वो कोई प्रोडक्ट का उसने उगाया या पैदा किया, पैदा होने के बाद वो सेकेंडरी में आया, तो सेकेंडरी में किसी व्यक्ति ने उसका इस्तेमाल करके उससे आटा बना लिया या कुछ और चीज बना लिया, अब उससे बिस्किट बना लिया। तो बिस्किट बनने के बाद अब वो यहाँ पे हम उसकी सेवाएं दे रहे हैं मॉल में बैठ के, तो ये तीसरे उसमें आते हैं। तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम अनुज्ञेय ऋण सीमा कितनी है? देखिए, मुद्रा योजना के अंतर्गत अनुज्ञेय ऋण सीमा जो है वो 10 लाख रुपए तक की है। उत्तर प्रदेश से जो रिलेटेड योजनाएं हैं उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके आईटी इंस्ट्रक्टर के उसमें परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये मुद्रा योजना से रिलेटेड है, जिसमें 50,000 से लेकर 10 लाख तक की राशि आपको ऋण के रूप में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है? वर्तमान में 54% जो भारतीय जनसंख्या है उसकी आजीविका का स्रोत कृषि है। जैसे आप जानते हैं हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, तो 54% जो जनता है उसकी आजीविका का स्रोत कृषि है। डंपिंग यानी कि पाटना शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? देखिए, ये जो शब्द है डंपिंग, ये अर्थशास्त्र में यूज किया जाता है, जिसका अर्थ होता है किसी भी प्रकार के अत्यधिक कम मूल्य निर्धारण से है। जनरली ये शब्द जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के संदर्भ में यूज होता है। तो मैंने आपको बताया कि डंपिंग जो शब्द है वो किसी चीज की सीमांत लागत से किसी से कम कीमत पर किसी विदेशी बाजार में बिक्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण पेंडुलम में टी समय और इसकी एल लंबाई के बीच का संबंध, या आपने हाई स्कूल में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। तो मैं इसको बताना चाहता हूँ कि टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आवर्त सारणी में छठवें आवर्त और समूह फोर्थ के ए में कौन सा तत्व रखा गया है? तो देखिए, आवर्त सारणी के रासायनिक तत्वों की एक तालिका है जो परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित की गई है कि समान परमाणु संरचना वाले तत्व ऊर्ध्वाधर स्तंभ में प्रदर्शित हो, है ना। तो वर्तमान आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। वर्तमान में कुल 118 तत्व ज्ञात हैं। तो छठवें आवर्त की अगर बात करें तो वर्ग समूह 4A में अधातु तत्व लेड यानी कि पीवी जो है रखा गया है, जिसका परमाणु क्रमांक है 82। मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं, जहां XX का परिणाम है। तो आपने पढ़ा होगा
कि माता पिता से जिस संतान को XX गुणसूत्र मिलते हैं तो वह पुत्री, और जिसमें XY गुणसूत्र मिलते हैं, XX गुणसूत्र मिलते हैं तो वह पुत्री, और जिसमें X और Y गुणसूत्र मिलते हैं तो वह पुत्र होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो मानव जाति में 23 जोड़ी, यानी किसी इंसान में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़ी के गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में समान अपने अपने जोड़ीदार के समजात होते हैं। इन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। पुरुषों में 23 भी जोड़ी समजात नहीं होती। तो जो पुरुष की जो होती है ना X और Y, ये समजात नहीं होती, ये मादा की उससे मैच होकर अगर X और X बनती है तो पुत्री के रत्न की प्राप्ति होती है, और X और Y होती है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इसका आंसर है X और X का लड़की। सभी सजीव जीवों को व्हीटेकर 1969 द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया था? तो 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु जगत। फेराडे किसकी इकाई है? फेराडे धारिता की इकाई है। ये मैथ के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप सॉल्व कर ही लेंगे। 5 दूनी 10 और 11/2 माइनस 4 3 7 और 1 8। पहले डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 2। 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। 4/3 तो 4 3 12 और 1 13। 13/4 प्लस 4। यहाँ एलसीएम लेने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो 11/2 माइनस के 29/4 इक्वल टू माइनस के 7/4 हमारा आंसर होगा। तो ए ऑप्शन राइट आंसर। यदि एस टी का 160% है, एस टी का 160% है, यानी कि एस टी का परसेंट है कितना? 160। तो यानी कि टी हम क्या मानेंगे? 100। तो अब टी 100 माना है तो एस कितना है टी का? 160। तो 160 डिवाइडेड बाई 100। तो एस की वैल्यू क्या आई? 160। अब क्या कहता है? तो टी एस का कितना परसेंट है? तो टी कितना है? 100। एस का कितना परसेंट है? ये तो 62.5% आंसर। 62.5%। एक कक्षा में कुल 70 छात्र हैं, 26 लड़कियों का औसत वजन, तो 26 इंटू ये बचे हुए पदार्थ होगा विद्यार्थियों का, तो बचे हुए इंटू ये, तो सभी 70 विद्यार्थियों का औसत वजन किलोग्राम में, बस जो आ जाएगा उसे 70 में का निकाल देंगे हम। तो क्या आंसर आएगा? 32.4 आंसर। 7569 का वर्गमूल कितना होगा? तो देखिए भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं इसका। तो 7569 8 से डिवाइड करेंगे। 8 8 64, कितना आएगा? 11। 8 वापस नीचे ऐड करेंगे, 16 कैरी 69, 60 टाइम्स जाएगा 1169। तो क्या आंसर होगा? 87। तो 87 हमारा राइट आंसर होगा। सबसे बड़ी भिन्न क्या है? एलसीएम लेके या फिर डिवाइड करने के बाद पॉइंट्स में आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो 9/5 सबसे बड़ी भिन्न है इसमें। हिंदी आंख न बहाना मुहावरे का अर्थ एक आंख न बहाना। एक आंख न बहाना जरा भी अच्छा ना लगना। दिए गए शब्दों का विलोम चुना। विस्तृत यानी कि विस्तार से, तो उसका संक्षिप्त सिंपल है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बिजली, बिजली का पर्यायवाची क्या होता है?
विद्युत, तड़ित, चंचला, चपला, दामिनी। तो दामिनी इसका राइट आंसर होगा। साथ चलने वाला कौन होता है? सहगामी होता है। सही वर्तनी का चयन करें। विक्रेता, ऐसी तो यही तो होता है सही। द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आइडिया ऑफ जस्टिस बुक जो है अर्थशास्त्री हैं हमारे अमर्त्य सेन, इनके द्वारा लिखी गई है। पुलित्जर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 1917 में पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। डैश में संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र यूएन चार्टर के अनुसमर्थन के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तारा भौतिकी का मुख्यालय जो है वो बेंगलोर में है। खगोल भौतिकी का भी बेंगलोर में है। वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला नैनीताल में है। पेरिस की राजधानी, पेरिस डैश की राजधानी, पेरिस किसकी राजधानी है? तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल। किस शहर में कुंभ मेला लगता है? इलाहाबाद। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक 12वें और 6वें वर्ष में लगते हैं। हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धा पेंशन की व्यवस्था धनराशि कितने से बढ़ाकर कितने की गई है? तो 300 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दी गई है। किसे शेर ए बलिया, ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? तो चित्तू पांडे जी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्हें शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 19 अगस्त 1942 की एक राष्ट्रीय सरकार की घोषणा करके वे उसके अध्यक्ष बने, जो कुछ दिन चलने के बाद अंग्रेजों द्वारा दबा दी गई थी। तो हमारे चित्तू पांडे जी द्वारा ये जो है स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें शेर ए बलिया के नाम से भी जाना जाता है। आशा करता हूँ आपको ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये जो 100 क्वेश्चन है वो भली भांति समझ में आए होंगे और आगे भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। अभी शुरुआत है इसीलिए थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम चीज़ों में लिप्त होते जाएंगे, चीज़ों में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, मैं भी आपको कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें क्योंकि ये हमारे लिए बूस्ट का काम करता है। थैंक यू सो मच।